So, hi guys and welcome back to another video of हसल से सफल एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है RRBPO का इंटरव्यू एंड इसकी इम्पोर्टेंस और किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यार हाँ, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है निशान सोनी एंड प्रेजेंटली अभी मैं SBI में वर्क कर रहा हूँ और इससे पहले मैं LIC में काम कर चुका हूँ। सो इस पीओ के इंटरव्यू के बारे में बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, क्योंकि व्यूज़ के चक्कर में ना यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं जो कभी कॉल करते हैं IBPS को, कॉल करके पूछते हैं मैम इंटरव्यू का उसका मेंस का रिज़ल्ट कब आएगा। कोई ऐसे ही अपनी प्रोडिक्शंस बताया जा रहा है कि अरे यार इस तारीख को मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, 2 दिन बाद तो पक्का ही आ जाएगा, अब तो कोई चांस ही नहीं है, सैटरडे संडे आ गया, अब तो आएगा ही आएगा फ्राइडे को। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी मेरे को। तो आई थॉट कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग है ना गुमराह ना हो इस चीज़ से। बहुत सारे जने तो ऑलरेडी गुमराह हो चुके हैं, वो इसी वीडियोस में रोज़ डेली बेसिस पे सुबह से लेकर शाम तक इस चीज़ को सोचते रहते हैं यार पता नहीं कब आएगा रिज़ल्ट, कब आएगा कब आएगा। 29 सितंबर को एक एग्ज़ाम हुआ था। 29 सितंबर के बाद में सबका ये प्रोडिक्शन था कि हाँ 14-15 दिन, किसी ने 2023 का, किसी ने 2022 का, सब कुछ चीज़ें ये देखी। उन्होंने बोला कि यार 15 से 16 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा, 15-16 को नहीं आया तो 17 को आ जाएगा, 17 को नहीं आया तो 18 को आ जाएगा। 18 के बाद उनको ये होगा सैटरडे संडे आ रहा है तो उसके बाद में अब इस तारीख को आएगा, इस तारीख को आएगा, बट अभी तक कोई अता पता नहीं है। आज सबका प्रोडिक्शन था कि आज आने वाला है, ठीक है, आज भी नहीं आया। कल हो सकता है कि कल भी ना आए, परसों आ जाए, परसों भी कुछ भी हो सकता है। आप इस चीज़ के बारे में मत सोचिए, इस चीज़ से सोच के परेशान मत होइए कि यार क्या हो, कब आएगा रिज़ल्ट, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए। इन वीडियोस को तो छोड़ दो, जिस दिन आएगा ना रिज़ल्ट उस दिन अपने आप आ जाएगा। आपका होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। आप अपना एग्ज़ाम दे के आगे उसके बारे में आप मत सोचिए। जो करना है वो चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या करना है। RRBPO का इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको कोई 20-25 दिन का, 1 महीने का टाइम नहीं मिलने वाला। अगर आपका 17-18 तारीख को रिज़ल्ट आ चुका होता तो आपके पास में 1 महीने का या 25 दिन का आपके पास में टाइम होता, बट अब आपके पास में वो टाइम भी नहीं है। अगर कल परसों में रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद में आपके पास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम में बात बोल सकता हूँ कि आपके पास में 10 से 15 दिन का टाइम होगा और उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप पैनिक होकर आप उस चीज़ के बारे में प्रिपेयर करेंगे तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि RRBPO का जब प्रीलिम्स हुआ था उस केस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं, और जब रिज़ल्ट आया तो उनका सिलेक्शन हो गया। और फिर उन्होंने ना तो मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया होता, ना उन्होंने जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर किया होता, सारा मैसअप हो गया और उसके बाद में उनका पेपर हो सकता है कि अच्छा नहीं हुआ हो सकता है किसी का अच्छा हो भी गया हो। तो वो चीज़ अवॉइड करने की कोशिश करो, और इंटरव्यू को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। मैं इनफैक्ट आपको ये चीज़ प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप अगर कट ऑफ पे भी हो ना तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आज आपके सामने इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके सिलेक्शन के लिए। आप इसको मजाक मत समझिए इंटरव्यू को कि हम बस ठीक है कपड़े पहन के और जो भी हमें आता है वो चले जाएंगे और वहाँ पे जो उन पूछेंगे बस आपको घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से जवाब देना है, बहुत कम्युनिकेशन, सबको विश करना है। ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती है चीज़ें यार। हाँ रखती हैं ये भी इंपॉर्टेंस, बट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितना आपका जो बैंकिंग का नॉलेज है, जो बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज है वो आपके इंपॉर्टेंस रखती है। वहाँ पे आप कितने भी कॉन्फिडेंस के साथ में जब जवाब ही नहीं दे पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस काम क्या आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि RRBPO का इंटरव्यू, इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। मैं अपना जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, एक सेकेंड। यार अटक कहाँ गया, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आज। एग्जांपल कहाँ का ले रहा हूँ, मैं राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मैं राजस्थान स्टेट का ही एग्जांपल यहाँ पे लेके चल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। राजस्थान स्टेट में पिछली बार क्या हुआ था, 2023 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 2023 में UR की या OBC की आप अगर बात करो, या मैं इसमें EWS भी कंसिडर कर लेता हूँ,
और SC/ST की ठीक है जो कट ऑफ थी वो तो बहुत कम थी। बट इन दोनों की बात करूँ अगर मैं, तो इनकी जो फाइनल कट ऑफ नहीं, पहले मेंस की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। मेंस की कट ऑफ जो थी इसकी 75 गई थी, इसकी भी 75 गई थी। और जो फाइनल कट ऑफ की बात करता हूँ मैं, फाइनल कट ऑफ जो थी वो यहाँ पे मेरे पास में गई थी, क्योंकि मतलब इन दोनों का जो एग्जांपल मैं दूंगा उसके हिसाब से आप SC/ST जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इसके हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हैं, जो मार्क्स हैं वो मार्क्स देख के कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों की कट ऑफ सिमिलर थी मेंस की, इस वजह से मैं इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ। राजस्थान स्टेट से ओके 2023 फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे UR कैटेगरी की 51 गई थी, और यहाँ पे जो गई थी 48 पॉइंट समथिंग गई थी, 48 एक बार अपन मान के चलते हैं, यहाँ पे 51 पॉइंट समथिंग गई थी। ओके, अब इंटरव्यू के मार्क्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को, आपके सिलेक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, वो मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि आपको पहले नहीं पता चल पाएगा कि आपके मेंस के मार्क्स कितने आने वाले हैं। ये आपको दिसंबर के मिड में या उस टाइम पे जाके आपको पता चलेगा कि आपके मेंस के मार्क्स कितने हैं, तब जाके आप ये सोच सकते हो। फिर आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि यार हमारे इंटरव्यू में मार्क्स कितने आएंगे, तो वैसे भी कोई मतलब वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि एक पर्सन सबसे पहले UR कैटेगरी की बात करता है, मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ और मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ नई स्लाइड में कि किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली करा जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर कट ऑफ बता दी कि मेंस के लिए 75 और इसके लिए भी 75। फाइनल कट ऑफ 51 गई थी UR के लिए, और OBC EWS के लिए 48 गई थी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो 200 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से 80 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स आते हैं उस चीज़ को कंसिडर करा जाता है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक है, और 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता है, ये इंटरव्यू है और ये मेंस के मार्क्स हैं। 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता है उसमें से 20 मार्क्स में से देखा जाता है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो 80 रेशो अगर मैं 200 करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में 2:5 निकल के आता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि 40% आपके मार्क्स जो हैं एक्चुअल मेंस के मार्क्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, और 20% जो मार्क्स आपके हैं वो इंटरव्यू के वो कंसिडर किया जा सकता है। जैसे सपोज आपके 100 मार्क्स आए हैं अगर इंटरव्यू के अंदर तो वो 20% का मतलब हो गया कि 20 मार्क्स जो है वो आपके कंसिडर करे जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मेंस के लिए अपने पास में 40% मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे और इंटरव्यू के लिए अपने पास में 20% मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। अब जैसे सपोज मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इंटरव्यू से। ठीक है, और मैं ये जो केस ले रहा हूँ ये मैं केस लेता हूँ सबसे पहले UR कैटेगरी के लिए। ओके, अब UR कैटेगरी के अंदर मैं एक पर्सन को मान के चल रहा हूँ, एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है, फोर्थ पर्सन एंड फिफ्थ पर्सन है। ठीक है, 500 भाई दोस्त हैं, यार दोस्त हैं। ठीक है, इसके मार्क्स आते हैं 90, इसके मार्क्स आते हैं 85, इसके मार्क्स आते हैं 80, इसके 70, और इसके अपन कंसिडर करते हैं इसके जैसे सपोज 70 मार्क्स आते हैं और इसके 60 मार्क्स आते हैं। ठीक है, बीच का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे को तो देख लेंगे। अब अपन ने ये चीज़ देखी थी यार, इंटरव्यू के मार्क्स मैंने लिए हैं। इंटरव्यू के अंदर अपन ने देखा था कि 20% मार्क्स जो है वो कंसिडर करे जा रहे हैं फाइनल लिस्ट के लिए। तो यहाँ से मैं देखूँगा तो 18 मार्क्स इसके आ जाएंगे, 18 16 और 1 17, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे 16 नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे 14 नंबर आ जाएंगे और यहाँ पे 12 नंबर आ जाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए फाइनल जो लिस्ट बनी है वो ये बनी है UR कैटेगरी के लिए फाइनल जो इंटरव्यू के मार्क्स आए हैं। ठीक है, 51 मार्क्स उनके गए थे। ओके, 51 मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरे को मेंस के अंदर यहाँ पे 33 चाहिए, यहाँ पे मेरे को 32 चाहिए, यहाँ पे मेरे को 31 चाहिए, यहाँ पे मेरे को 29 मार्क्स चाहिए और यहाँ पे मेरे को 27 मार्क्स चाहिए। गॉट इट? सही है बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मेरे को 33 मार्क्स चाहिए, इसका मतलब मेरे को 40% में अगर मार्क्स मेरे 33 बनते हैं तो टोटल मार्क्स जो मेरे आने चाहिए तो 16.5 के हिसाब से 16 से 80 एंड 82.5 मार्क्स मेरे आने चाहिए। यहाँ पे मैं देखूँ तो 16, यहाँ पे मेरे 80 मार्क्स आने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कुछ गलत कर दिया क्या? 33 सॉरी हाँ गलत कर दिया यार, सॉरी, ये अपन ने यहाँ पे गलत कर दिया, एक सेकंड। यहाँ पे मेरे 34 मार्क्स आने चाहिए, यहाँ पे मेरे 35 मार्क्स आने चाहिए और यहाँ पे मेरे 37 और यहाँ पे मेरे 39, सॉरी। ठीक है, ओके, तो ये इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास में 85 मार्क्स आने चाहिए, यहाँ पे 17.5 तो 85 एंड 87.5। यहाँ पे मैं देखूँगा तो 18.5, 18.5 90, 92.5। और यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो मेरे पास में बनेगा
92.5, तो 90 एंड 92.5 तो यहाँ पे बन रहा है ना सॉरी, हाँ 19.5 था, तो 97.5 यहाँ पे बनता है अपने पास में, ठीक है। तो अब ये चीज़ आ गई, मैं इसको एक नई स्लाइड पे ले लेता हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को इस बात को समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे जो इंटरव्यू के मार्क्स थे वो मैंने लिए थे 90, 85, 80, 70 एंड 60। इसका बना था मेरा 18, इसका बना था मेरा 17, इसका बना था 16, इसका बना था 14, इसका बना था 12। तो ये इंटरव्यू के मार्क्स थे। और मेंस के मार्क्स जो मेरे यहाँ पे मेरे को कट ऑफ जो मेरी है वो क्लियर करने के लिए जो मेरे को चाहिए थे वो मेरे यहाँ पे थे 38 एंड 39। और यहाँ पे जो मेरे मार्क्स थे वो 37, यहाँ पे जो मेरे मार्क्स थे वो 35, यहाँ पे जो थे 34 एंड यहाँ पे मेरे 33। अब इसको अगर फाइनल में देखें कि भाई मल्टीप्लाई बाय उससे करना पड़ेगा, नहीं तो 40% है, 100% के हिसाब से देखें तो ये मेरे बन रहे थे कितने 16, 80 और 82.5। ये मेरा बन रहा था 85, ये मेरा बन रहा था 85 और 87.5। और ये मेरा बन रहा था 18, 90, 92.5। और ये मेरा बन रहा था 95, 97.5। तो ये मेरे मेंस के एक्चुअल मार्क्स जो आप 200 नंबर का जो पेपर देखे आए थे उसमें से आपके कितने मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 200 जो मार्क्स आने चाहिए आपके वो हैं। अब यूआर की कट ऑफ के बारे में अपन बात कर रही थी कि 75 वहाँ की कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो अगर 7.5 नंबर मेरे ऊपर हैं, यहाँ पे मेरे 10 नंबर मेरे ऊपर हैं, यहाँ पे मेरे पास में 12.5 नंबर ऊपर हैं, यहाँ पे मेरे पास में 15 और 17.5 नंबर ऊपर हैं, और यहाँ पे मेरे पास में 15, 95, 20 और 22.5 नंबर ऊपर हैं। अब आप ये चीज़ देखो कि ये एकदम बिलो एवरेज वाले मार्क्स हैं कि मतलब आप ठीक है आपका गंदा भी इंटरव्यू गया ना तो भी आपको 60 नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे। एकदम ही गंदा तो नहीं बोलूँगा मैं, बट फिर भी हाँ बिल्कुल बिलो एवरेज अगर आपका इंटरव्यू गया तो वहाँ पे आपको 60 नंबर मिल जाएंगे। बट उसके लिए आपके 22 से 23 नंबर आपके ऊपर होने चाहिए, तब जाके आप उस कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे, जो एक्चुअल मेन जो फाइनल कट ऑफ बनी थी उसको क्लियर कर पाओगे। सेम वैसे बात करते हैं कि अगर आपके 70 नंबर आए हैं कि एवरेज का स्कोर 70 और 80 को एक एवरेज स्कोर ये कंसिडर करूँगा यहाँ पे मैं, तो उसके लिए भी आपको 17.5 नंबर या 12.5 नंबर आपको ऊपर चाहिए होंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देख के चलते हैं कि आपको मिनिमम 7.5 नंबर यूआर कैटेगरी में तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको वहाँ पे अपना जो फाइनल सिलेक्शन है वो चाहिए। उसमें भी अगर आपका इंटरव्यू में 90 नंबर आते हैं तो अगर आपके 7.5 नंबर भी यूआर कैटेगरी से ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना इंटरव्यू। और अगर आपको लगता है कि हाँ 20 से 25 नंबर का ऊपर करके आए हैं, आपके ऊपर करके नहीं आए मतलब आपकी एक्यूरेसी भी है 30 से 35 नंबर का ऊपर करके आए हैं, 5-7 गलत भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके 20 से 25 नंबर तो ऊपर आ ही जाएंगे, तो फिर आप चलो के आराम से जा सकते हो। बट इस केस में ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ दे दिया कि अगर आपके 7.5 या 8 नंबर भी ऊपर हैं कट ऑफ से, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है जिसके अंदर आपके 90 मार्क्स आ जाते हैं, 90 मार्क्स से ऊपर प्रैक्टिकल पॉसिबल मतलब नहीं है, मैंने किसी केस में आज तक सुना नहीं है कि 90 नंबर से ऊपर तक चले गए हों। इस बारे में मैं 90 नंबर तक ये बात करूँगा, उससे ऊपर मैं बात करना नहीं चाहता क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ है नहीं। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं जो कि यूआर कैटेगरी का है, सॉरी ओबीसी कैटेगरी का या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी अपना उसके हिसाब से प्रोटेक्शन मतलब जो भी है कैलकुलेशन कर सकता है। यहाँ पे भी मैं सेम केस लूँगा कि एक फ्रेंड के 90 हैं, दूसरे के 85 आए हैं, तीसरे के 80 हैं, इसके 70 मार्क्स कंसिडर करते हैं और इसके 60 मार्क्स कंसिडर करते हैं। इसके हिसाब से मेरे पास में 18 मार्क्स बनते हैं, इसके हिसाब से मेरे पास 17 बनते हैं, इसके हिसाब से 16, इसके हिसाब से 14 और इसके हिसाब से 12। ये इंटरव्यू के मार्क्स मेरे बनते हैं यहाँ पे। और मेंस के मार्क्स के अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेंस के मार्क्स के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे 48 जो मैंने आपको बताया था 48 गई थी, तो उसके हिसाब से मेरे को 30 मार्क्स यहाँ पे चाहिए होंगे, 31 मेरे को यहाँ मार्क्स यहाँ पे चाहिए होंगे, 32 मार्क्स मेरे को यहाँ पे चाहिए होंगे, 34 मार्क्स मेरे को यहाँ पे चाहिए होंगे, मेरे को 36 यहाँ पे मार्क्स चाहिए होंगे। ओके, तो ये मेरे मेंस के मार्क्स कौन होने चाहिए 40% के अकॉर्डिंग, जो 80 में से मैं आपको बता रहा हूँ कि 80 में से ये मेरे मार्क्स होने चाहिए। अगर मैं 200 में से बात करूँ, आउट ऑफ अगर मैं 200 बात करूँ तो मेरे पास में ये 15 और 15 5 75 एंड ये अपना बनता है 15 5 75 एंड 0.5 77.5। यहाँ पे मेरे पास में बनता है 80, यहाँ पे मेरे पास बनता है 85, यहाँ पे मेरे पास में बनता है 90।
अब यूआर ओबीसी कैटेगरी की भी मेंस की जो कट ऑफ गई थी ये आउट ऑफ 200 आ रहे हैं मेरे, ठीक है। इसकी भी 75 गई थी, तो 75 पे भी अगर कोई बंदा है और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाता है, कैसे जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बहुत अच्छा इंटरव्यू जा सकता है, तो भी उसका सिलेक्शन अगर एज इट इज़ कट ऑफ पे भी है ना, 1 नंबर ऊपर भी, आधा नंबर ऊपर है, तो भी सिलेक्शन हो सकता है। ये प्रूफ है इस बात का, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन, आपको इंटरव्यू पे फोकस क्यों करना चाहिए, इस वजह से करना चाहिए। आपका फाइनल सिलेक्शन इतना ज़्यादा मैटर करता है। आपको लगता होगा ना कि यार 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, मेरे तो कुछ होगा ही नहीं, आधा नंबर पता नहीं, 1 नंबर भी ज़्यादा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नहीं, आपका बहुत मैटर करता है। अगर आपका 2 द कट ऑफ मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इस केस में अगर आपके 85 गए हैं तो आपके 2.5 नंबर अगर ऊपर हैं तो आपका हो सकता है यहाँ पे 5 नंबर आपके ऊपर हैं, यहाँ पे आपके पास में 10 नंबर ऊपर हैं, और यहाँ पे आपके पास में बढ़िया 15 नंबर ऊपर है। आपके पास में 15 नंबर ऊपर है, फिर तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप आराम से चलो के जा सकते हो। यहाँ पे आपके पास में 2.5 नंबर अगर ऊपर है तो आपको अच्छा इंटरव्यू देना पड़ेगा। 10 नंबर आपके ऊपर हैं तो भी ठीक है, आप एवरेज एक इंटरव्यू देखा होगे तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। बट ये सब चीज़ें आपको पहले से पता नहीं होंगी कि आपके मार्क्स कितना आ रहे कितने नहीं आ रहे, वो सब इंटरव्यू होने के बाद में होगा। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर इस चीज़ को नहीं करा और आपका बाद में पता चला कि यार मैं थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर कर लेता इस चीज़ के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते थे, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो सकता था, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये प्रूफ मैंने आपको दे दिया दोनों जगह पे कि SC ST वालों के लिए तो और भी ज़्यादा, कैटेगरी के वालों के लिए और भी ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि अगर उनके जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा, मतलब फिर 75 मार्क्स उनके आ भी रहे हैं, उनकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी आ रहे हैं, तो भी उनको मैंने बता दिया कि भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से SC ST की जो गई थी वो 45 या 44 के अप्रॉक्स या 44 और 45 के अप्रॉक्स गई थी, तो आप लोगों के लिए और भी फ़ायदा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेजरली इंपॉर्टेंट है। तो मैं फर्स्ट नंबर पे जो रखना चाहूँगा वो मैं रखना चाहूँगा बैंकिंग अवेयरनेस को। वो ये चीज़ आपको देखेंगे कि आपको एक्चुअल में बैंकिंग की नॉलेज है कितनी, आप बैंक में आगे किस तरीके से काम करेंगे, आपको बैंकिंग की क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पता है। सेकंड चीज़ जो मैं यहाँ पे बात करूँगा वो बात करूँगा आपके कम्युनिकेशन स्किल की, ठीक है। थर्ड मैं बात करूँगा आपके कॉन्फिडेंस की। फोर्थ मैं बात करूँगा आपके ड्रेसिंग सेंस की, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका 50 से 70% यही डिसाइड करेगा कि आपका इंटरव्यू किस तरीके से जा रहा है। आप इस तरीके से मान के चलो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि यार आपको अगर कोई चीज़ का वो चीज़ पूछ रहे हैं और आपको उसका जवाब ही नहीं आता, तो आप ये सोचोगे कि यार नहीं मेरे को तो कॉन्फिडेंस है, मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ में उनको देखूंगा, उनसे बात करूँगा तो मेरा अच्छा ही होगा। वो सिर्फ ये थोड़ी टेस्ट करते हैं कि आपका नॉलेज थोड़ी टेस्ट करते हैं, आपको तो सिर्फ प्रेशर चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, वो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपकी बैंकिंग की जो नॉलेज है वो कितनी अच्छी है, वो कितनी बेहतर है। तो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल में आपकी रीजनल लैंग्वेज में जो बात करने का तरीका है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये रीजनल रूरल बैंक का ही एग्ज़ाम है। रीजनल लैंग्वेज इसमें काम आएगी, बट हाँ अगर वो कहीं बीच में इंग्लिश में आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आप एक सिंपल लाइन में उसका आंसर देकर और अपनी रीजनल लैंग्वेज में कंटिन्यू उस चीज़ को कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही बोल सकते हैं कि सर आई एम कंफर्टेबल विद दिस विद माई रीजनल लैंग्वेज, सो आई विल आंसर इन दैट। और इतना सा बोल के आप उस अपनी बात को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत मैटर करता है। इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें मैटर करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, कॉन्फिडेंस के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। पहली ये आती है कि जब आप गेट अपना ओपन करते हैं तो उस टाइम में आप परमिशन लेके एंटर कीजिए, ठीक है। आपकी परमिशन बहुत ज़रूरी होती है, परमिशन लेके आप एंटर कीजिए। सेकंड, जहाँ पे चेयर पड़ी है, ठीक है, उसके राइट हैंड साइड से, मतलब चेयर का जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ से आप बैठने की कोशिश कीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। थर्ड चीज़, सबको इंडिविजुअली विश करें वहाँ पे। फोर्थ चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि एकदम स्ट्रेट बैठें। जो चेयर के आर्मरेस्ट होते हैं उन पे अपना हाथ ना रख के अपने थाइस पे अपना हाथ रखें। और फिफ्थ चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एकदम स्ट्रेट बैठें। इस सब चीज़ों के बारे में मैं आपको एक वीडियो भी बना के दे दूँगा, किस तरीके से आप इंटरव्यू के अंदर जा सकते हैं, किस तरीके से आप उनको बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ पर मैं एक छोटी सी वीडियो वहाँ पे बना दूँगा, एक एज अ डेमो करते हुए। और चेयर से आपकी जो बैक है वो टच नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ पे बैठने चाहिए। टाई जो है आपकी एकदम अच्छे से वहाँ पे फिट होनी चाहिए। ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन शूज़, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, वो सब चीज़ें। तो उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। बट यहाँ पे मेरी वीडियो बनाने का जो बेसिक
मोटो था वो यही था कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस अभी से प्रिपेयर करनी चाहिए। आपके पास में मुश्किल से 10 दिन 12 दिन, ये मान के चलो कि 10-12 दिन आपके पास में बचे हैं, और इन 10-12 दिन के अंदर आपका जो खुद के बारे में है, खुद के बारे में नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। योर सेल्फ, नो अबाउट योर सेल्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट कहाँ पे आप रहते हो, वहाँ की कौन सी जगह फेमस, कौन सी चीज़ फेमस है, कौन सी जगह वहाँ पे फेमस है, क्या कुछ भी उस बारे में पूछ सकते हैं वो आपसे। आपने जहाँ पे ग्रेजुएशन करी है, जहाँ से ग्रेजुएशन करी है, उस चीज़ में क्या क्या पढ़ा था आपने, या उससे बारे में रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नो अबाउट योर सेल्फ, आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज, ये दोनों बहुत मैटर करती हैं। अगर आपका इस पे होल्ड होगा तो आप अपना पूरा इंटरव्यू उसके तरफ खींच के ले जाएंगे। ऐसी ऐसी टर्म्स बोलेंगे वहाँ पे, अगर आपको अच्छे से नॉलेज होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ऐसी टर्म्स बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंटरव्यू जो है आपका उस तरफ खींचता हुआ चला जाएगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस में जैसे नेफ्ट के बारे में उन्होंने कॉमन जो चीज़ें हैं, नेफ्ट के बारे में पूछ लिया, आरटीजीएस के बारे में पूछ लिया, ठीक है, और आपसे चेक के बारे में पूछ लिया कि चेक में क्या क्या फंक्शनलिटीज़, बहुत फंक्शनलिटीज़ होती है चेक के अंदर। पासबुक के बारे में आपसे पूछ लिया, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपसे बात कर ली। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो आपसे बात कर सकते हैं। तो नो अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, सेकंड चीज़ पे आता है, बट बैंकिंग अवेयरनेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और क्यों कीजिए उसका रीज़न मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अभी भी आपको नहीं समझ में आता है, आपको वही वीडियोज़ देखनी है कि रिज़ल्ट कब आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट आते ही मैं एक वीडियो, डेफिनेटली शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स जिनका रिज़ल्ट आने वाला है। एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। आई एम साइनिंग ऑफ टुडे, सो गुड बाय।